Hello students, today we will see about Newton's third law of motion and gravitation. See, न्यूटन्स के लॉ को हम लोगों ने देखा है, ठीक है. देयर आर थ्री लॉज गिवन बाय न्यूटन. दैट फर्स्ट लॉ क्या इंडिकेट करता है? इफ देयर इज नो फोर्स देयर इज नो एक्सेलरेशन. अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स नहीं लगता है तो उस पर कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है. ये किसने बताया था? फर्स्ट लॉ में एक्सप्लेन किया गया था. सेकंड लॉ में क्या था? एफ इक्वल टू एम इंटू ए, है ना. सेकंड लॉ में क्या था? एफ इक्वल टू एम इंटू ए. सेकेंड लॉ क्या करता है? फोर्स को कैलकुलेट करने का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला देता है. थर्ड लॉ में क्या था? इफ एन ऑब्जेक्ट, यहाँ देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट exert a force on another object, okay, then the second object exert an equal and opposite force on the first object. अगर कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट 2 है ये भी 1 पर एक फोर्स अप्लाई करेगा जो कि इसके इक्वल और अपोजिट होगा, ठीक है. इसको कुछ हम लोग इस तरह से देखते हैं ना. सपोज कि ए और बी अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है. इफ ए एंड बी आर टू ऑब्जेक्ट एंड इफ ए बी इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाई ए ऑन बी. ए बी का मतलब हो गया कि ये जो फोर्स है ए बी, एफ ए बी, ए अप्लाई कर रहा है, तो किस पे अप्लाई कर रहा है? बी पे, ठीक है. तो एक और फोर्स होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ. बी जो है वो भी ए पर एक फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है. नाउ सपोज दैट कि बी जो है वो ए पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड बी ए. देन एफ बी ए इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाई बी ऑन ए, ठीक है. कहने का मतलब कि अगर ये जो फोर्स है ए बी, ये ऑब्जेक्ट ए अप्लाई कर रहा है बी पर, ठीक है, तो एक और फोर्स एफ बी ए होगा जो बी अप्लाई करेगा ए पर, ठीक है. देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ये दोनों फोर्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे एंड ऑपोजिट होंगे. यहाँ पे माइनस साइन जो इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए बी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स ए बी है, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा बी ए, ठीक है. तो अगर मान लेते इसको प्लस से इंडिकेट करेंगे तो इसको अपोजिट डायरेक्शन को माइनस से इंडिकेट करेंगे, तो यही यहाँ पे मतलब हो गया कि एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए. दैट मीन्स ए बी और बी ए का जो फोर्स है एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है. बट दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, ये जो दोनों का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा, ठीक है. मतलब ये होगा कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल हैं, ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में है. एक ईस्ट में लग रहा है तो एक वेस्ट में, इस तरह से, ठीक है. अब देखिए, ये तो था थर्ड लॉ. अब अगर देखते हैं, बात करते हैं, सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, एक ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास एम दिया हुआ है, ठीक है, एंड दिस इज अर्थ. तो क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट जो है अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा. मतलब ये हुआ कि ये जो अर्थ है इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रही है, इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगा रही है, ओके. सपोज दैट कि ये जो अर्थ है इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगा रही है, सपोज एफ, ठीक है. देन अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर मान लेते हैं कि अर्थ जो है इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रही है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी अर्थ को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है. कितने फोर्स से? तो इतने ही फोर्स से ये ऑब्जेक्ट जो है ये भी अर्थ को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है. तो हम लोग ये भी कह सकते हैं दैट वाई स्टोन फॉल्स टुवर्ड द अर्थ. ये जो ऑब्जेक्ट है ये अर्थ की तरफ क्यों मूव करती है, अर्थ इसके तरफ क्यों नहीं मूव करती है? अगर मान लेते हैं कि अगर अर्थ स्टोन को अपनी ओर खींच रही है फोर्स से, ये स्टोन भी जो है उतना ही फोर्स अर्थ पे लगा रही है, तो अर्थ उस स्टोन की तरफ क्यों नहीं मूव करती है? कहने का मतलब कि स्टोन इधर आ जाती है, ठीक है, अर्थ की तरफ गिरती है, तो ये अर्थ क्यों नहीं ऊपर चली जाती है, स्टोन की तरफ क्यों नहीं मूव करती है? ओके, दैट इज वी विल डिस्कस हियर. यहाँ पे देखिए दिया हुआ भी है कि इफ F1 दैट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट, अर्थ ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स लगा रही है, ठीक है. तो क्या हो जाएगा? एक और फोर्स होगा F2 जो कौन लगाएगा? ऑब्जेक्ट लगाएगा, ठीक है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, ठीक है. तो
अगर मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट कौन लगा रही है, अर्थ लगा रही है ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, ये जो फोर्स F1 है ये अर्थ लगा रही है ऑब्जेक्ट पे, ये जो फोर्स F2 है ये ऑब्जेक्ट लगा रही है अर्थ पे, ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींच रही है और दोनों इक्वल अमाउंट में फोर्स है। सपोज दैट यहाँ पे माइनस का मतलब कि अगर मान लेते हैं कि अगर ये अर्थ का सरफेस है और ये स्टोन यहाँ पे है, तो ये अगर अर्थ को इस डायरेक्शन में खींच रही है अपनी ओर, ठीक है, तो अर्थ क्या करेगी, इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचेगी। मतलब एक फोर्स नीचे की ओर लग रही है तो एक फोर्स ऊपर की ओर, बट दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। दैट इज व्हाट इज इंडिकेटेड हेयर, ये इंडिकेट किया गया है, ठीक है। मतलब ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो स्टोन अर्थ की तरफ गिरती है, अर्थ स्टोन की तरफ क्यों नहीं जाती है, यहाँ देखिए। इसका जवाब हमारे पास न्यूटन्स के सेकंड लॉ में, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, ये हमारे पास दिया होता है F = m × a। ओके, नाउ सी, अगर यहाँ से हम लोग a का वैल्यू निकालेंगे तो a = क्या हो जाएगा, F/m, ठीक है। a = एक्सेलरेशन = F/m। अब यहाँ पे देखिए फोर्स इज इक्वल, दोनों में क्या था, F1 = F2, ठीक है। तो इफ द फोर्स, टू फोर्सेस आर इक्वल, अगर ये फोर्स इक्वल होगा, ठीक है, तो हमारा एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करेगा, हमारा एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या था हमारे पास, a = F/m, ठीक है। तो अगर ये फोर्स कांस्टेंट होगा, दोनों के लिए इक्वल होगा, तो हमारा एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करेगा, मास पे। दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी इसका मतलब ये हुआ कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा रहेगा उतना कम उसका एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स में है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ऑब्जेक्ट का मास अर्थ के मास से बहुत ही कम है, ठीक है। अब जब ऑब्जेक्ट का मास, ठीक है, ये जो मास है ऑब्जेक्ट का ये बहुत ही कम है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों एक्सेलरेशन और मास एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं। जिसका मास जितना कम रहेगा उसके पास एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा रहेगा। अर्थ का मास बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए इसका एक्सेलरेशन बहुत ही कम है, ना के बराबर, ठीक है। तो अभी हम बात किए थे कि नो एक्सेलरेशन, ठीक है, नो मूवमेंट। जिसके पास एक्सेलरेशन होगा वो मूव करेगा, जिसके पास नहीं होगा वो नहीं मूव करेगा। तो एक्सेलरेशन किसके पास ज़्यादा है, ये जो ऑब्जेक्ट हमारे पास है, दिस ऑब्जेक्ट हैज़ मोर एक्सेलरेशन, इसके पास एक्सेलरेशन बहुत ही ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि इसका मास बहुत ही कम है, ठीक है। और हमने यहाँ पे देख रखा है कि हमारा जो एक्सेलरेशन है मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये बताता है कि अगर मान लेते हैं कि अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रही है, ठीक है, अगर ये अर्थ जो है किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रही है, तो कौन सा फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो यही इतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ पे लगाएगी और अर्थ को अपनी ओर खींचेगी। देन वाई अर्थ डू नॉट मूव, तो अर्थ ऑब्जेक्ट की तरफ क्यों नहीं मूव करती है, उसका कारण सिर्फ इतना है कि ऑब्जेक्ट का मास बहुत ही कम है, ठीक है, और मास कम होने के कारण इसके पास एक्सेलरेशन बहुत ही ज़्यादा होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, हम लोग यहाँ देख रखे हैं कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, दिस इज गिवन इन दिस टॉपिक, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, ठीक है, एक फोर्स से, उतने ही फोर्स से वो ऑब्जेक्ट भी अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, ठीक है। बट द ऑब्जेक्ट मूव टूवर्ड द अर्थ एंड अर्थ डू नॉट मूव टूवर्ड द ऑब्जेक्ट। वाई? बिकॉज अर्थ हैज़ वेरी लार्ज मास, अर्थ का मास जो है बहुत ही ज़्यादा है, अर्थ का मास बहुत ही ज़्यादा है, और मास जब ज़्यादा रहेगा तो एक्सेलरेशन बहुत ही कम होगा, ठीक है, और जब एक्सेलरेशन बहुत ही कम होगा तो मूव नहीं करेगा। दैट इज द रीज़न दैट अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट अप्लाई इक्वल फोर्स ऑन ईच अदर, बट ओनली ऑब्जेक्ट मूव, ऑब्जेक्ट ही सिर्फ मूव करता है, सिर्फ इसीलिए कि उसका मास बहुत ही कम होता है अर्थ के कंपैरिजन में, और जिसका मास जितना कम होगा वो उतना ही
ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसमें. ओके.